चंपावत के टनकपुर में 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ पूर्णागिरि पर्वत मेला आज से शुरू होगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शारदा नदी में राफ्टिंग भी करेंगे। वहीं चंपावत डीएम नरेंद्र भंडारी का कहना है कि पिछले साल लगभग 35 लाख श्रद्धालुओं ने 3 महीने में मां पूर्णागिरि के दर्शन किए थे। उसको देखते ही इस बार भी श्रद्धालुओं की हर सुविधा की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तो 3 महीने तक ये मेला चलेगा। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। मेले को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मां पूर्णागिरि मेले की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे और कहा यह जा रहा है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं इस मेले में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी के लिए समय दिया है, जो 9 मार्च को लगभग 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी राफ्टिंग भी करेंगे ताकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को जनपद चंपावत में, कुमाऊं में और उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा सके। इसमें लगभग 35 लाख लोग पिछली बार आए थे और ये बहुत ही बड़ा उत्तर भारत का एक मेला है। और हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, इस मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर भारत का 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। 4 धाम की तर्ज में यहाँ पर कुमाऊं में इसको माना जाता है। आज से 3 महीने के लिए इस मां पूर्णागिरि के धाम का जो मेला है यहाँ का आगाज होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। लगभग 11 बजे का समय ठुलीगाड़ में मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दूं, पूर्णागिरि जो मंदिर है उसकी एक अपनी मान्यता है। पूर्णा मंदिर में एक माँ सती की नाभि वहाँ पर पड़ी हुई है, जिसको दर्शन के लिए लोग वहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में, पिछली बार का एक अनुमान है कि 3 महीने के इस मेले के दौरान 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर भारत का ये प्रसिद्ध मंदिर, मां वैष्णो देवी का मंदिर कहिए, 4 धामों के हमारे मंदिर, उत्तराखंड को हम वैसे भी देवभूमि कहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो तादाद में कुमाऊं के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं वो पूर्णागिरि का धाम का मंदिर है। और मुख्यमंत्री 11 बजे आज यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और मेले का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुद भी बहुत बड़ी गहरी आस्था रही है मां पूर्णागिरि के धाम पर। चुनाव से पहले कहिए या फिर चंपावत विधानसभा से टिकट मिलने के बाद वहां से उपचुनाव लड़ने के दौरान में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां दर्शन के लिए आते रहे हैं और वो पहले भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्णागिरि मेले को लेकर पिछले साल मेले के दौरान में एक बैठक वहां पर करी थी। तो मां पूर्णागिरि के धाम के दर्शन के साथ में रहते हैं। नवरात्र बीच में आने वाले हैं, तो उस नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगभग 12 बजे बूम क्षेत्र आपके उचोली कोट तक एक राफ्टिंग का काम करेंगे। पर्यटन हब की बात लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धार्मिक आस्था का केंद्र है, क्योंकि पूर्णागिरि दर्शन के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग वहां पर आते हैं। तो ऐसे में वहां पर्यटन हब बने, इसलिए उनकी सोच है कि वहां पर राफ्टिंग को, साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। इसलिए आज मुख्यमंत्री वहां पर राफ्टिंग भी करेंगे और उचोली कोट बूम क्षेत्र तक यहाँ पर राफ्टिंग का आनंद भी लेंगे और पर्यटन को बढ़ावा भी देंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रिवर राफ्टिंग का आनंद लेंगे और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन ये 3 महीने तक मेला चलेगा, जिसके लिए किस तरह की पुख्ता तैयारियां की गई हैं? क्योंकि भारी संख्या में आप कह रहे हैं कि कुमाऊं के लोग यहां पहुंचते हैं इस मेले का आनंद लेने के लिए। सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त रहेंगे? देखिए, सुरक्षा की जो व्यवस्था रहती है वो चाक चौबंद रहती है। लगभग 3 चौकियां यहाँ नई खोली गई हैं। भैरव मंदिर के पास में चौकी है, ठुलीगाड़ में थाना है। तो इस तरीके से 3 से 4 चौकियां की हैं और सैकड़ों की मुस्तैद जवान यहाँ पर रहते हैं। एसएसबी यहाँ पर है, तैनात रहती है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर हमारी आस्था का मंदिर के साथ साथ 2 देश जिनको रोटी और बेटी का भी हम कहते हैं, नेपाल और भारत की भी आस्था को भी जोड़ता है। मान्यता है कि मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद नेपाल में लोग बड़ी संख्या में बाबा सिद्ध के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के हिसाब से, सरकारी मेला होने के नाते बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, सारी चीजों की जिम्मेदारी करने का काम प्रशासन का है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के होने की वजह से और इस बार पहली बार बतौर मुख्यमंत्री जब वो यहाँ के विधायक होंगे तो इस मेले का आगाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंतजाम जो है सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता होंगे। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि 3 महीने तक ये मेला चलने वाला, इसीलिए पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे, तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से खबर, जहां पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बन गई है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगी टास्क फोर्स। डीएम ने सभी विभागों को
उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने भी अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों के जमीनों को चिन्हित करा गया है अब जहां पर अतिक्रमण होता है। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, जल निगम समेत कई विभागों की संपत्ति अतिक्रमण करने वालों ने जो कब्जा कर रखी है उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, जोड़ेंगे और देंगे जानकारी। साथ ही आपको बताएं कि अब जो अतिक्रमण लोग करते हैं उस समस्या से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाएगी टास्क फोर्स, क्योंकि डीएम ने यहाँ पर सभी विभागों को संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दे दिए हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एसएसपी ने भी अतिक्रमण करने वालों पर अब एफआईआर के निर्देश दिए हैं। तो यानी कि अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है, सीधे आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और डायरेक्ट एक्शन में सबसे पहले एफआईआर दर्ज की ली जाएगी और ऐसे लोगों की संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है। पुलकित हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। पुलकित, अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है, किस तरह से अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाने वाला है? देखिए, हरिद्वार जिले में अतिक्रमण जो है वो एक बड़ी समस्या है और ये हरिद्वार जिले की बात नहीं है, प्रदेश के लगभग सभी मैदानी जिलों में कुछ इसी तरह की स्थिति है। हरिद्वार में समय समय पर कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, कई मेले लगते हैं और उसके अलावा जो भी सरकार की ओर से जो भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है जमीन जो है ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जिन भी सरकारी जमीनों की भूमि पर जो है कब्जे अवैध रूप से किए गए हैं उनको लेकर जिला प्रशासन की ओर से 2 दिन पहले ही एक मीटिंग का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें डीएम थे, एसएसपी थे और सभी विभागों के अधिकारी भी में शामिल रहे थे और उनसे अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करने की बात की गई है। और उसके अलावा एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें पुलिस के अधिकारी होंगे, जिसमें प्रशासन के अधिकारी होंगे और जिसमें उन विभागों के भी प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिकारी होंगे। और ये जो टास्क फोर्स है ये उन अधिकारियों के साथ मिलकर उन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाएगी और उसके बाद इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि अतिक्रमण वहां पर दोबारा नहीं लौटता हो। उसके अलावा जो है जिला प्रशासन की ओर से एक लैंड बैंक भी तैयार करने की बात कही जा रही है, ताकि अगर किसी भी योजना के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी भी भूमि की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उपयुक्त भूमि जो है उसको उपलब्ध हो सके और किसी भी तरह की समस्या वहां पर खड़ी ना हो। तो ये कवायद जो है ये भी देखा जाता है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तो चलाया जाता है और एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की मनमानी भी देखने को मिलती है, वापस से वैसे ही अतिक्रमण देखने को मिलता है और इससे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान होते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग की गई है? देखिए, पिछले कुछ समय में हरिद्वार में हमने देखा कि हरिद्वार के मुख्य जो बाजार है वहां पर कई बार जो है प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन पर रहा हो या पीडब्ल्यूडी की जमीन पर रहा हो या अन्य किसी भी विभाग की जमीन पर अतिक्रमण रहा हो, उसको हटाया गया है और काफी हद तक जो स्थिति है वो पहले से यहाँ पर सुधरी हुई भी है। लेकिन ऐसा जरूर देखने के लिए मिलता है कि जब अतिक्रमण हटाया जाता है और उसकी अनदेखी बाद में की जाती है तो जो अतिक्रमणकारी है वो वहां पर दोबारा से जमा हो जाते हैं और अतिक्रमण एक बार से फिर वहां पर पसर जाता है। तो इसके लिए ये तैयारी की गई है कि जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, हालांकि इससे पहले भी इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिस क्षेत्र का अतिक्रमण हटेगा तो संबंधित थाना पुलिस की इसकी जिम्मेदारी होगी। हटेगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि अतिक्रमण होने की वजह से वाकई जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गैरसैंण में 3 साल बाद एक बार फिर बजट सेशन होने जा रहा है। सुखबुगाहट है कि बजट सेशन के बीच सरकार एक बार फिर गैरसैंण के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण में बजट सेशन हुआ था। सेशन का समापन गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी घोषित करने के साथ हुआ। हालांकि इस घोषणा के बाद समर कैपिटल के नाम पर गैरसैंण में नया कुछ भी नहीं हो पाया। 3 साल बाद एक बार फिर गैरसैंण में बजट सेशन होने जा रहा है। सुखबुगाहट है कि इस दौरान सरकार गैरसैंण के लिए बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। ये अनाउंसमेंट क्या होगा, इसे लेकर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इसके संकेत भी दिए हैं, क्योंकि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और मुझे लगता है कि क्योंकि अब कैबिनेट का विषय बाहर आ नहीं सकता है, विधानसभा के अंदर विधानसभा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी गैरसैंण के लिए कुछ ऐसी निश्चित ही इंतजार कीजिएगा, चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि इस राज्य का निर्माण हमने किया है। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आगे भी जो गैरसैंण के लिए बेहतरी के लिए होगा, प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा, वो भी पुष्करधामी सरकार करेगी।
भनक कांग्रेस को भी है। कांग्रेस का कहना है कि घोषणाओं के नाम पर गैरसैंण को सिर्फ छला जा रहा है। सरकार को घोषणा करनी ही है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का ऐलान करे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब इससे बड़ी और घोषणा क्या रह गई? या तो अस्थायी राजधानी की घोषणा करे, हम स्वागत करेंगे। सरकार अगर अस्थायी राजधानी की घोषणा करती तो हम उसका स्वागत करेंगे, और बाकी इससे ऊपर करने के लिए क्या रह गया सरकार के पास? ग्रीष्मकाल भी कह दिया, कमिश्नरी भी कह दिया, और क्या रह गया? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर मंत्री गणेश जोशी भी किसी बड़े अनाउंसमेंट के संकेत दे चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिया था कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के नाम पर एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। अब अनाउंसमेंट कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि बजट सेशन के दौरान गैरसैंण को कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते आगे, केदारनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को बेस कैंप में रखने का सुझाव है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सुझाव दिया है। यात्रियों को एक दिन बेस कैंप में रखने का सुझाव दिया गया है। मंत्री के सुझाव पर सीएम के साथ इस पर मीटिंग करने जा रहे हैं वो। सीएम जल्द इस पर फैसला ले लेंगे। सभी यात्रियों को फिटनेस सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को अपने राज्य से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आना ही होगा। एक दिन बेस कैंप में रखने का सुझाव है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। दीपांकर भट्ट और जानकारी देंगे। इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक दिन बेस कैंप में रखने का सुझाव दिया गया है धन सिंह रावत की तरफ से, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही लेना है। कब तक इसके ऊपर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा? बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ के लिए, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के लिए वो बैठकें कर चुके हैं हेल्थ के लिहाज से। अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की बैठक बहुत जल्द होगी। लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में ये मंदिर है, बहुत ऊंचाई में, ठंड वहां पर काफी ज्यादा होती है। जिस तरह मौसम कभी भी केदारनाथ में बदलता है, तो पिछले साल में हमने देखा था कि केदारनाथ और यमुनोत्री में खास तौर पर जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती है, वहां पर कई तरह की परेशानी होती है, डेथ्स भी वहां पर होती है। पिछले बार में देखा हार्ट अटैक के कई मामले दोनों जगह धामों में सामने आए थे। लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो केदारनाथ धाम को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सुझाव दिया है हेल्थ मिनिस्टर को कि जो हाई एल्टीट्यूड में जो आते हैं, कहीं से भी, बॉम्बे या देश के किसी भी राज्य से, मैदानी क्षेत्रों से जो लोग केदारनाथ पहुंचते हैं 35,000 फीट के हाइट पर, उनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत अहम होते हैं। इसलिए उन्हें एक दिन कम से कम क्लाइमेटाइज करने के लिए मिले, एक जगह वो रुके, वहां पर यहाँ के वातावरण के हिसाब से उनकी बॉडी उनको एक्सेप्ट करे और फिर वो केदारनाथ धाम के दर्शन करें। तो दो बातें खास इस बार की जा रही है। पहली बात यह कि जितने भी यात्री इस बार केदारनाथ 4 धाम की यात्रा पर आएंगे, उनको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। ये फिटनेस सर्टिफिकेट और अपनी स्टेट से लाना होगा, अपनी स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट से जो इश्यू करेगा वहां से लाना होगा, ताकि यहां पर यात्रियों को दिक्कतें ना आए। दूसरी अहम बात यह कि केदारनाथ के लिए आपको एक दिन बेस कैंप में रोका जाएगा, लेकिन अब ये सीनियर सिटीजन्स पे लागू होगा या सभी यात्रियों पे लागू होगा, इसको लेकर बहुत जल्द बैठक होगी। मुख्यमंत्री बिल्कुल दीपांकर, ऐसी बात का इंतजार किया जाएगा कि जो बेस कैंप में रखने की बात सामने आई है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से, उस पर क्या सुझाव मिलते हैं और क्या उस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन दीपांकर, एक बात और भी बताइएगा आप कि वाकई अगर जो लोग यहां से 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो टेम्परेचर में काफी चेंजेस भी देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली बार हार्ट अटैक से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। तो ये एक अच्छे सुझाव के तौर पे भी देखा जा सकता है, और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में ले आते हैं तो उन लोगों के लिए भी आसानी होगी जो बेस कैंप पे रहते हैं और जो वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। अब बिल्कुल, कोविड में 2 साल क्योंकि कपाट बहुत कम वक्त के लिए खुले, लेकिन तब इस बात को समझा गया कि आपके पास अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए इजी रहता है और तमाम तरह की आप बीमारियां रहती है। और स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि किसी को आप यात्रा में ना आने के लिए किसी को नहीं कह सकते कि कोई यात्री यात्रा में ना आए, ये किसी को नहीं कहा जा सकता। इसलिए बेहतर है कि आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आए, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आए, ताकि आप 4 धामों में आराम से यात्रा कर सकें। और मौसम की अगर बात करें, कल ही तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौसम बदला है, आज भी 24 घंटे का अलर्ट है। तो ऐसे में कभी भी केदारनाथ बद्रीनाथ में जिस तरह मौसम बदलता है, उसको लेते हुए यात्रियों को कहीं पर कोई दिक्कतें ना आए। तो 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, 25 को केदारनाथ, फिर 27 को बद्रीनाथ के कपाट खोल रहे हैं। तो 1 से 1.5 महीने का वक्त अब यहां पर बाकी है। तो इसको लेकर अब तैयारियां की जा रही है, जल्द बैठकें होंगी हेल्थ इश्यूज को लेकर। बिल्कुल, और मौसम में बदलाव भी काफी देखने को मिलता है, इसलिए पहले से ही तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं ताकि पिछली बार जो कुछ कमियां रह गई थी वो इस बार देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए दीपांकर।
तो चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को अक्सर ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार यात्रा मार्ग पर हर 1 किलोमीटर के दायरे पर आसानी से यात्रियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन यूज एंड थ्रो पैकेट भी मिल सकेंगे। केदारनाथ पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार केदारनाथ में स्वास्थ्य रिलीफ केंद्र बनाए गए हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, प्रदेश के मौसम की बात करते हैं, जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट है। साथ ही आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी हो चुका है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, बागेश्वर में हो सकती है ओलावृष्टि। मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। जाहिर तौर पर जिन जिन इलाकों में बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, वहां पर ठंड एक बार फिर से बढ़ जाने वाली है। तो ऐसे में प्रदेशवासी बदलते मौसम के लिए तैयार हो जाएं। बीजेपी की केंद्रीय आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर सक्रिय